गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की हम बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमारा चैप्टर है और थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम पार्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे जूल गुणांक, जूल नियम, जूल थॉमसन प्रभाव और जूल थॉमसन प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन। जूल, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जूल नियम क्या है, कहाँ से डिपेंड करता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब हमारे पास में स्थिर ताप होता है, यानी कि इस जो जूल नियम होता है उस नियम के अनुसार क्या चीज़ कही जा रही है, स्थिर ताप आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, ताप का ही फलन होती है। यानी कि हम एक बेसिकली बोलना चाहें तो जूल नियम के अनुसार जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो केवल और केवल किसका फलन होती है, ताप का फलन होती है। यानी कि इसके अंदर और आयतन पर निर्भर ना करके केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर का ही इसमें फलन होता है। यानी कि ये जो नियम होता है जिसके अंदर स्थिर ताप आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर ना करके केवल और केवल ताप का फलन हो, तो वो नियम कहलाता है जूल का नियम। अतः किसी गैस का जो समतापी प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा अगर प्रसार समतापी है तो। यानी कि हम कहें, अगर हम आदर्श गैस की बात करें तो आदर्श गैस के लिए डेल ई अपॉन, अब देखो आयतन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यानी कि हमारे पास प्रसार कौन सा रखना है, समतापी प्रसार रखना है। तो आदर्श गैस के लिए ये गुणांक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वास्तविक गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। यानी कि इसका मान शून्य से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, यानी कि शून्य से थोड़ा सा अधिक यानी कि धनात्मक होता है और पॉजिटिव वैल्यू आने की वजह से हम इसको नॉट इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। जूल गुणांक जो होता है हमारा से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेल ई अपॉन डेल वी ब्रैकेट और टी, इसको बोला जाता है आंतरिक दाब। इसको क्या बोला जाता है, आंतरिक दाब। आंतरिक दाब, इस आंतरिक दाब का, ये गैस का आंतरिक दाब जो होता है वो शून्य होता है। आदर्श गैस के लिए शून्य होता है लेकिन वास्तविक गैस के लिए शून्य नहीं होता है। तो जो ये वास्तविक गैसों के लिए डी अपॉन डी टी ज्ञात करने के लिए जो एक कांस्टेंट हमारे सामने आ रहा है, डी अपॉन डी वी ब्रैकेट टी, इसको बोला जाता है जूल गुणांक। क्या बोला जाएगा, जूल गुणांक। और इस जूल गुणांक को यानी कि डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टी, ये जूल गुणांक, इसको म्यू जे से भी डिपेंड किया या डिस्क्राइब किया जा सकता है। म्यू जे से भी इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, म्यू जे से भी इसको मतलब शो किया जा सकता है। तो ये जो म्यू जे है ये एक्चुअल में जूल गुणांक होता है। म्यू जे क्या होता है, एक्चुअल में जूल गुणांक होता है। अब हम बात करते हैं जूल थॉमसन प्रभाव की। ये तो हो गया हमारा जूल का नियम और जूल गुणांक, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे जूल थॉमसन प्रभाव की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जूल थॉमसन प्रभाव के अंदर आती है, जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव, ठीक है। जूल थॉमसन प्रभाव क्या कहता है, ये केवल और केवल रुद्रोष्म अवस्था के लिए लागू होता है। रुद्रोष्म अवस्था मैंने बताई थी, एडियाबेटिक कंडीशंस। एडियाबेटिक कंडीशन का मतलब है न तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो और न ही पदार्थ का आदान प्रदान हो, यानी कि द्रव्य और उसका ऊर्जा का आदान प्रदान इसके अंदर नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रुद्रोष्म आ गया। तो रुद्रोष्म अवस्था में यदि गैसों को एक सरंध्र से उच्च दाब से निम्न दाब में निर्वात होना चाहिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाए तो गैस के तापमान में कमी आ जाती है। यह प्रभाव क्या कहलाता है, जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पहला रुद्रोष्म अवस्था और दूसरा सरंध्र से, यानी कि उसके अंदर पोरस डॉट लगा हुआ होना चाहिए। दोनों गैसों के दोनों जो आपने दाब वाले मटेरियल रखे हैं, एक में उच्च दाब है एक में निम्न दाब है, यानी कि एक में आपने गैस भर रखी है और उसको सरंध्र डॉट से दूसरे के अंदर प्रवाहित करें। जब हम इसका प्रायोगिक सत्यापन देखेंगे ना उसमें बहुत ईजी वे में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले तो जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहते किसे हैं। सबसे पहले बात चीज आती है कि रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को एक सरंध्र से या पोरस डॉट से
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है तो उनके तापमान में थोड़ी सी कमी आ जाती है। जो तापमान में कमी आती है यह प्रभाव क्या कहलाता है? जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन का प्रभाव कहलाता है। गैसों में ये ताप में जो कमी होती है ये दोनों ओर मतलब आपकी जो पोरस प्लेट या पोरस डोट लगा हुआ है उसके दोनों तरफ के बाएं और दाएं दोनों तरफ के अंतर के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पे डेल टी जो होता है वो ताप किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों ओर के प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दाब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उच्च दाब पर गैसों के अणुओं के बीच में देखो सबको पता है कि जब दाब उच्च रहता है तो जो गैसों का जो गैसें होती हैं गैसों के अणुओं के बीच में वान डेर वाल फोर्स होता है। अब वान डेर वाल आकर्षण बल जो होता है तो अगर हम जब गैसें को निर्वात या निम्न दाब में भेजा जाता है, गैसों को निर्वात या निम्न दाब में दाब प्रसार में किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि कुछ यांत्रिक ऊर्जा होती है इन वान डेर वाल बलों को समाप्त करने में लग जाती है। जो या ऊर्जा का कुछ इसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा थोड़ी सी खर्च हो जाती है वान डेर वालों को जो बल होते हैं उनको खत्म करने के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें कमी आ जाती है और शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। आदर्श गैस में वान डेर वाल आकर्षण बल नगण्य होता है। आदर्श गैसों में प्रसार में जूल थॉमसन प्रभाव भी क्या होता है? शून्य होता है। देखो जूल गुणांक का मान भी क्या आया था हमारे? शून्य आया था आदर्श गैसों के लिए और जूल थॉमसन का प्रभाव का मान भी क्या आया हमारे पास में? शून्य आया है। क्यों आया है? क्योंकि आदर्श गैसों के अंदर वान डेर वाल आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है। वान डेर वाल आकर्षण बल नगण्य है तो उसके अंदर जो वान डेर वाल बल है ही नहीं तो उसके अंदर एनर्जी का व्यय होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वास्तविक गैसों के लिए ये बिल्कुल जीरो नहीं होता है। अब हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे पास में कैसी चीज़ आती है। अगर हम इस जूल थॉमसन प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन करें तो सबसे पहले लेते हैं हम ताप अवरोधी पदार्थ से बनी हुई नलिका S और S1। ये जो नलिका है वो ताप अवरोधी पदार्थ से बनी हुई है जिसके मध्य भाग में सरंध्र झिल्ली या सरंध्र टॉट लगा हुआ होता है जिसको पोरस डॉट कहते हैं। अब इस पोरस डॉट लगा हुआ है, इस डॉट के दोनों ओर भारहीन घर्षणहीन पिस्टन X और पिस्टन Y, दो पिस्टन लगे हुए हैं। इस पोरस डॉट के दोनों तरफ पिस्टन X और पिस्टन Y लगे हुए हैं। देखिए ये दो जो पिस्टन है वो भारहीन है, घर्षणहीन है। इनके अंदर ना तो भार का प्रभाव पड़ता है नहीं घर्षण का प्रभाव पड़ता है। दोनों तरफ इस पोरस डॉट के दोनों तरफ थर्मामीटर T1 और थर्मामीटर T2 थर्मामीटर T1 और थर्मामीटर T2 लगे हुए हैं। उपकरण को ऊष्मारोधी अवस्था में रखा जाता है यानी कि ऊष्मा का उसके अंदर आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, ऊष्मारोधी अवस्था होनी चाहिए। ये एक बेसिक कैरेक्टर हमें ध्यान में रखना होता है। बाईं ओर के पिस्टन, बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में आपके कौन सा पिस्टन आ रहा है? X पिस्टन आ रहा है। इस बाईं ओर के पिस्टन से जब दाब लगाया कर P दाब कौन सा? P आप डिनोटेट करते हो। दाब लगाकर जब गैस को दाईं ओर भेजा जाता है, Y पिस्टन की ओर प्रवाहित किया जाता है तो गैस का क्या होता है? प्रसार होता है। इस X पिस्टन को हमने दबाया, यहाँ पे जो गैस भरी हुई है उस गैस को सरंध्र डॉट से निकाल कर इधर की तरफ प्रसार किया। यहाँ पे निर्वात उत्पन्न है। जब हमने यहाँ पे प्रसार किया तो आपको पता है शीतलन प्रभाव इफेक्टिव होगा, जूल थॉमसन का प्रभाव इफेक्टिव होगा यानी कि टेम्परेचर में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। जब ये इधर प्रसार करती है X पिस्टन से Y पिस्टन की तरफ जाने में, Y पिस्टन की तरफ गैस का प्रसार होता है तो तापमान में कमी आती है। माना कि गैस जिसका हमने सिंपल से हम इसको एग्जांपल के थ्रू शो करते हैं। मान लो हमारे पास में कोई गैस है जिसका आयतन है V1, कोई गैस का है जिसका आयतन हमने क्या ले लिया? V1 और दाब क्या ले लिया हमने? P1। गैस डॉट तथा पिस्टन X, इस जो पोरस डॉट है उससे पिस्टन X की सहायता से जब दूसरी तरफ जाएगी यानी कि Y पिस्टन की ओर तरफ जाएगी तो इसका आयतन तो हो जाएगा V2 और दाब हो जाएगा हमारा P2। तो हम इस प्रसार को कुछ तरीके से लिख सकते हैं जैसे पिस्टन X द्वारा किया गया कार्य पिस्टन X द्वारा किया गया या पिस्टन X पर। अब देखो दो चीजें होती है, अगर X द्वारा किया जाता तो पॉजिटिव वर्क आता और अगर पिस्टन पर किया गया है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने बताया कि जिस पे काम किया जाता है वो वाले मैंने वर्क वाले एक्सपेंशन आपको लोगों को बताई है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएगी?
V1 से लेके 0 तक, और P डेल V हमारा ये एक बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, गैस द्वारा संपीड़न में किया गया कार्य, एक होता प्रसारण और एक होता संपीड़न। गैस द्वारा संपीड़न में किया गया कार्य, संपीड़न में किया गया कार्य क्या होगा, संपीड़न में नेगेटिव होता है और प्रसारण में पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव P1 V1, क्योंकि हमारे पास में जो मैटर ले रखा है हमने दाब P1 V1 ले रखा है, W बराबर PV होता है, तो हमने उस चीज़ के ले रखा है। दूसरी चीज़ पिस्टन Y। अब Y जो हमारे पास में उस पर किया गया कार्य, Y पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, V2 से लेके 0 और वो P dV। अब यहाँ पे भी गैस का प्रसार, यहाँ पे तो था संपीड़न, देखो यहाँ पे तो संपीड़न, अब आ जाएगा गैस द्वारा प्रसार में किया गया कार्य क्या हो जाएगा हमारे पास में, P2 V2। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है, यहाँ पे देखो जब संपीड़न की बात आई तो नेगेटिव वैल्यू आई है, और जब प्रसार की बात आई है तो पॉजिटिव वैल्यू आई है। यानी कि हमारे पास में ओवरऑल जो होता है, ओवरऑल W जो होता है वो क्या हो गया, एक संपीड़न हो गया, दूसरा प्रसार हो गया। यानी कि संपीड़न की वैल्यू तो नेगेटिव है और प्रसार की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो हम क्या कह सकते हैं, P2 V2 माइनस P1 V1, ये हमारे पास में ओवरऑल रिजल्ट्स आ गया। गैस द्वारा प्रसार में किया गया कार्य हमारे पास में आ गया। गैस द्वारा प्रसार में जो हमारा किया गया कार्य इस प्रकार आएगा, W आ गया हमारे पास में, और वो दोनों तरफ आया, X और Y दोनों तरफ आ गया। अब हम जो ये हमारे पास में रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको हम जब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग हम इसकी बात करते हैं, तो हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि डेल E इक्वल टू डेल Q प्लस डेल W, ये चीज़ हमारे पास में होती है। तो मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे पास में जो चीज़ हमारे पास में आ रही है, ये जो W जो हमारे पास में निकालना है, ये W किस तरीके से आता है, वो W इस तरीके से आता है कि प्रथम नियम से हमने बात की थी, थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम जब हमने बात किया, डेल E बराबर डेल Q प्लस डेल W हमने बात की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो W आ रहा है वो W का मान क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको जब ये प्रयोग स्टार्ट किया उस टाइम पे मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जो हमारा ये जो सारा सिस्टम है वो ऊष्मारोधी है, यानी कि रुद्धोष्म अवस्था के अंदर काम किया जा रहा है। जूल थॉमसन का जो प्रभाव हो रहा है वो रुद्धोष्म अवस्था में हो रहा है। रुद्धोष्म अवस्था का मतलब वहां पर Q का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में अगर हमने इसका मान 0 कर दिया तो देखिए दो चीजें अप्लाई होती हैं। सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग किया गया कार्य जो हमारे पास में था वो W था। अब W हमारे पास में इस तरीके से आया तो नेगेटिव वर्क हमने किया है, माइनस W आ रहा है, तो डेल E किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, माइनस W के इक्विवेलेंट हो जाएगा। रुद्धोष्म अवस्था होने के कारण ये डेल E जो हमारे पास में आई हुई है वो डेल E किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, हमारे डेल ई जो होगी हमारे वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, माइनस W के इक्विवेलेंट हो जाएगी। यानी कि हम सिंपली इस चीज़ को इस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमारे पास में जो ऊष्मागतिकी प्रक्रम है उसके अंदर रुद्धोष्म प्रसार जब होता है तो वहाँ पे नेगेटिव यानी कि E डेल E बराबर Q माइनस W एक साइन आता है, और Q माइनस W होने की वजह से यहाँ पे Q को हमने 0 मान लिया तो हमारे डेल E इक्वल टू माइनस W हमारे पास में वैल्यूज़ आ गई। अब जब हमारे पास में इस तरीके की वैल्यूज़ आती है तो हमने देखी है कि हमारे पास में कुछ वैल्यू इस तरीके की भी हैं। हमारे पास में W का मान दे रखा है कि हमने P2 V2 माइनस P1 V1, ये किसका मान है, W का मान है, ये हमारे पास में आया हुआ है और जो हमने रिजल्ट निकाला था उसके अंदर। अब ये जो डेल ई को हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1। कब लिख सकते हैं, जब हमारे पास में E1 और E2 तंत्र की दोनों अवस्थाओं में ऊर्जा हो, यानी कि लोअर लिमिट भी हो ऊर्जा की और हायर लिमिट भी हो, तब हमारे पास में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है वो माइनस W आ रहा है। समझ में आ रही इतनी चीज। नेक्स्ट यहाँ पे हम W की वैल्यू पुट करते हैं। W हमारे पास में ये है P2 V2 माइनस P1 V1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो रिजल्ट आ रहा है तो देखो W की वैल्यू हमने पुट की, माइनस निशान वैसे का वैसा रहेगा, माइनस का साइन, P2 V2 माइनस P1 V1, ये हमारे पास में एक इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब जब हम E2 माइनस E1, ठीक है,
P2 V2 माइनस P1 V1 को एज इट इज रखते हैं और इस साइन को इधर ले जाते हैं, तो ये E2 होगा वो तो माइनस का हो जाएगा और E1 हो जाएगा वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि P2 V2 माइनस P1 V1। ये हमारे पास में कुछ वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, 1 वाली वैल्यूज को एक साइड ले लेते हैं और 2 वाली वैल्यूज को एक साइड ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास में क्या है, P2 V2 हमारे पास में ऑलरेडी है, P2 V2 हमारे पास में ऑलरेडी है, इधर ये माइनस का तो हम E1 की तरफ ले जाते हैं, तो E1 प्लस P1 V1 और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, E2 प्लस P2 V2। ये हमारे पास में एक डेरिवेशन बन गई। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास में H इक्वल टू E प्लस PV, H इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में E प्लस PV होता है, यानी कि हमारे पास में ये एक डेरिवेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, H प्लस E प्लस PV हो गया, तो ये तो हो गया हमारा H1 और ये हो गया हमारा H2। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्या माना है, H2 और ये हो गया H1। देखो H बराबर क्या होता है, E प्लस PV, E भी है और PV भी है, इसको H1 मान लिया और इसको H2 मान लिया, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेल H1 इक्वल टू डेल H2। ये हमारे पास में रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी कि डेल H का मतलब होता है, डेल H सब जानते हैं, डेल H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। ठीक है, डेल H1 इक्वल टू डेल H2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि ये क्या कह रहा है कि वास्तविक गैस के लिए रुद्धोष्म प्रसार होने पर तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन हो, एंथैल्पी स्थिर रहती है, यानी कि एंथैल्पी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, न कि हमारे आंतरिक ऊर्जा के अंदर, यानी कि डेल H हमारा जो होगा वो स्थिर रहेगा, आंतरिक ऊर्जा का कोई इसमें रोल नहीं होता, यानी कि आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित नहीं रहेगी। आंतरिक ऊर्जा में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन रुद्धोष्म प्रसार होने पर तंत्र की एंथैल्पी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे जूल थॉमसन प्रभाव या जूल थॉमसन जो स्थिरांक है, गुणांक है, उनके बारे में। वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक एवं व्युत्क्रम ताप की बात करेंगे, ये हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।